नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स डोज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। मैं आपको बताना चाहूँगा अब भी इस चैप्टर में क्या है कि हम उस पोर्शन पे आ चुके हैं, उस जगह आ चुके हैं जहां हमें कुछ फोर्सेस के बारे में मालूम होना चाहिए, फोर्सेस की कुछ डिटेल मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो फोर्सेस का क्या है, टाइप्स जब हम करते हैं या स्टडी करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फोर्सेस को बेस देखना होता है, भाई किस बेस पे हम उनके टाइप्स को स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट तो बेस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के बेस पे क्या टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या है फर्स्ट है, मान लो बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस के ऊपर तो उसमें क्या है, कुछ है फंडामेंटल फोर्सेस और एंड उसका सेकंड डिवीजन है डिराइव्ड फोर्सेस। डिराइव्ड, डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड फोर्सेस। ठीक है, बहुत सिंपल सा डिवीजन है, ये कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, फोर्सेस दो तरह से ओरिजिन के आधार पे, यानी कि फंडामेंटल फोर्सेस। अब क्या है कि हमें ये याद रखना होगा कि इस यूनिवर्स के अंदर, इन दिस यूनिवर्स देयर आर ओनली 4 फंडामेंटल फोर्सेस। 4 ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं। बाकी के जितने भी फोर्सेस है वो क्या, इन फंडामेंटल फोर्सेस के इंटरेक्शन से बनते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, ड्राइव्ड फोर्सेस कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। फर्स्ट चैप्टर का, फिजिक्स के 11th के स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, उसको मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ रिपीट किया है। तो फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, 4 ही हैं। वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा कहेंगे तो ठीक है, ठीक है। फिर है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। और जो ड्राइव्ड फोर्सेस हैं वो एक्चुअली क्या है, इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस के से बनते हैं। ठीक, तो ये एक सिंपल सा डिवीजन था। इस डिवीजन को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो जितने भी फोर्सेस है सारे एक्चुअल में क्या है, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस के ही उससे इंटरेक्शन से, या तो वो हैं या उनके इंटरेक्शन से ही बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं सेकंड बेस। सेकंड बेस जिसके ऊपर इनका डिवीजन है वो है कांटेक्ट। क्या है, कांटेक्ट के बेस पर, ठीक है। अब वो फंडामेंटल है, ड्राइव्ड है, क्या है, इससे हमें यहां हमें ध्यान देना नहीं है। सिर्फ हमें यह ध्यान देना है कि ये फोर्स कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट के अंदर क्या है कि 2 टाइप्स हो गए, कांटेक्ट फोर्स एंड दूसरा हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। ना बोल के हम इनको क्या कह देते हैं, फील्ड फोर्सेस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फील्ड फोर्सेस, ठीक है। इनको हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा इनका नाम क्या है, नॉन कांटेक्ट भी ले लेते हैं। वैसे नहीं बोलते इनको नॉन कांटेक्ट फोर्स, लेकिन हम अपनी तरफ से नाम दे देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको आइडिया रहेगा कि ये फोर्सेस क्या है, एक्चुअल में नॉन कांटेक्ट। इसमें क्या है, जो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, उन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाइंग जो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में क्या होता है, कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप हमें मालूम होना चाहिए, ये कांटेक्ट फोर्स वो फोर्सेस है जिनमें क्या है, जो अप्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फोर्स अप्लाइंग ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है, और फील्ड फोर्सेस के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो इस टर्म से हमें मालूम होना चाहिए। अब जैसे जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं ऑल 4 फंडामेंटल फोर्सेस। वो सब क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है।
फंडामेंटल जो फोर्सेस है ना, वो क्या है, सभी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उनमें क्या है, कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि क्या है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये हमारे क्या विजिबल है। और ये विजिबल फोर्सेस है जो जिनको हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। फिर आपके क्या है, वीक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं उनको हम क्या ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ठीक है ना, वो हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व, वो भी फोर्सेस है, वो भी क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही हैं। उनमें क्या है, एक्चुअल में कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं तो जो हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं, तो एक्चुअल में क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स भी इन्हीं फोर्सेस की वजह से ही है। कॉन्टैक्ट फोर्स होते क्या हैं, फंडामेंटल फोर्सेस की वजह से ही हैं, लेकिन वो कंसिडरेबल या इन यानी कि इफेक्टिव कब बनते हैं, जब कॉन्टैक्ट बन जाए। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब वो कॉन्टैक्ट बनेगा तब ही वो फोर्सेस क्या होंगे, कॉन्टैक्ट इफेक्ट में आएंगे, अदरवाइज वो इफेक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हैं, उनका एग्जाम्पल है हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। फिर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। विस्कस फोर्स, ठीक है, ये भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। और बायोन फोर्स, ठीक है, बायोन फोर्स वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग जो फोर्स कर रही है वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन, लिक्विड्स के द्वारा जो सरफेस टेंशन बनता है वो फोर्स। ठीक, तो ये इस तरह के जितने भी फोर्सेस हैं उनमें क्या है, कॉन्टैक्ट दो ऑब्जेक्ट का बनता है, तब वहां पे क्या होता है, एक फोर्स, जो फोर्स इन एक्शन आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये सब कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है, ड्राइव्ड फोर्सेस ही हैं, जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उन्हीं की वजह से बनते हैं। ठीक है, ये सब ड्राइव्ड फोर्सेस ही हैं, कुछ भी नहीं है, नए फोर्स नहीं है ये सब ड्राइव्ड फोर्सेस है जो रिजल्टेंट हैं किनके, जो फंडामेंटल फोर्सेस है उन्हीं के रिजल्टेंट है, उन्हीं के जो क्या होता है, पार्ट ऑफ द जो रिजल्ट है उनकी वजह से ये बनते हैं। लेकिन जब ये एक्शन में तभी आएंगे जब क्या होगा, कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। अब इनमें से दो तीन फोर्सेस हैं जो हमारे इन चैप्टर्स से रिलेटेड हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। तो उसको इन सबको रब कर दूं, मैं सबको नोट डाउन कर लीजिए। तो फोर्स का टाइप हो ही गया था, यानी फोर्स दो प्रकार के हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्सेस। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर क्या है, कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। अब मैं आपको क्या है, एक थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहता हूं जो कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा, वो ये है कि न्यूटन्स लॉ है। इस कंफ्यूजन को अगर आप यहां दूर नहीं करेंगे तो एक कंसेप्ट जनरेट कीजिए, करवाता हूं मैं आपको। तो उसमें कंसेप्ट ये है कि अगर किसी कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, इसका मास क्या है, m है मान लीजिए, तो mg फोर्स लग रहा है। ठीक है, और mg फोर्स लगने के साथ ही क्या होता है, जब इसने इसके साथ mg फोर्स लगाया है, यानी कि अर्थ ने इसके ऊपर mg फोर्स लगाया है, तो ये मास भी क्या करेगा, इस अर्थ के ऊपर क्या है, इसी के इक्वल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, रिएक्शन फोर्स लगाएगा, बस यही सबसे बड़ी गड़बड़ है बेटा, उसे रिएक्शन फोर्स नहीं कहेंगे।
उसे रिएक्शन फोर्स नहीं कहेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी क्या है, अर्थ को इसी फोर्स के इक्विवेलेंट फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से ऑपोजिट करेगा, वो रिएक्शन फोर्स नहीं है। बस यही सबसे बड़ी गलती करते हैं जो हम आर लेते हैं ना, जो रिएक्शन हम आर को अभी तक आपने कई बार, आपने कई फिजिक्स के कई क्वेश्चंस के अंदर आपने रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शन उसको आपने क्या किया होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो दरअसल में इस mg के अगेंस्ट नहीं है, इसे आप याद रखिएगा। अगर आपने ये मान लिया कि ये जो रिएक्शन है जो इस mg के अगेंस्ट है, तो हमारे सारे कंसेप्ट गलत हो जाएंगे, सारे फिजिक्स के पूरे फंडामेंटल वही गलत हो जाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट भी समझ में नहीं आएगा, जैसे ये देखिए आगे फ्री बॉडी का कंसेप्ट आएगा वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये mg फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ का, वो ये mg है, और ये r जो है ये एक्चुअली में क्या है, रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं इसको। ये अलग फोर्स है, देखिए आप, ये डिफरेंट फोर्स है, ना कि ये इस mg के ऑपोजिट रिएक्शन नहीं, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से फोर्स नहीं लगता है, यानी कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है आज का। जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये है, नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल वेट यानी mg, ठीक है, आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। एज पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये कंसेप्ट आपको लाइफ टाइम याद रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशनल जो वेट है mg है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ठीक है, ज्यादातर या बहुत से हमारे स्टूडेंट ये रॉन्ग मिसकंसेप्शन लेके बैठे हैं कि ये जो रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और ये जो mg हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, इनको आप कभी भी एक्शन रिएक्शन नहीं मानेंगे। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। हाँ, अब क्या है कि कई बार क्या होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये mg इक्वल होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, लेकिन वो किस वजह से होते हैं, वो है पार्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम। जब मैं आपको इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम का चैप्टर आएगा, तब इस बात को मैं फिर रिपीट करूंगा और वहीं पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा कि ये इक्वल क्यों होते हैं और कब होते हैं। इक्वल होते हैं, हो सकते हैं, इक्वल होते नहीं हैं। नॉर्मल रिएक्शन और mg इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, बट इक्वल होते हैं ये जरूरी नहीं है। इक्वल भी हो सकते हैं, और इक्वल कब होते हैं और कब इक्वल नहीं होते हैं वो मैं आपको, जब मैं आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो mg जो अप्लाई हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ठीक है, अब ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या एक्चुअल में, ठीक है ना। तो आपको, हमारे को क्या ये पता होना चाहिए ना कि रिएक्शन है क्या। रिएक्शन एक्चुअल में क्या है कि कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है एक्चुअल में, कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स है। तो ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक फ्लोर है या कोई भी सरफेस है, ठीक है, तो उस सरफेस पे क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट और इन सरफेस की पोजीशन के हिसाब से, जैसे ये रखा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है, या चलो थोड़ा सा अपन क्या होता है, इंक्लाइंड सरफेस ले लेते हैं। ये हमने इंक्लाइंड सरफेस ले ली, तो इस पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होता है, एक कांटेक्ट फोर्स लगता है
जो क्या होता है एक्चुअल में इस तरह से उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, इसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स है जो क्या हो रहा है, अर्थ ये सरफेस और ऑब्जेक्ट के आपस में कांटेक्ट की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो ये लग रहा है, तो यहां पे भी ये कांटेक्ट फोर्स लगता है, इसको क्या कह दिया हमने, ये कांटेक्ट फोर्स है, देखिए एफ। और यहां भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, क्या, ये कांटेक्ट फोर्स हो गया एफ, ठीक है। दोनों जगह क्या हो रहा है, एक्चुअल में कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। अब क्या होता है जब ये कांटेक्ट फोर्स लगता है, ठीक है, तो ये कांटेक्ट फोर्स जो लगेगा वो क्या करेगा, कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, वो इस तरह से लगेगा, कांटेक्ट फोर्स इस तरह से लगेगा कि वो क्या होता है एक्चुअल में दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन से लगता है। कांटेक्ट फोर्स एक्चुअल में दो फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से लगेगा। दो चीजें हैं जो हमें बताई गई है कांटेक्ट फोर्स कैसे लगेगा। अब इसकी डायरेक्शन ध्यान से देखिए आप, इसकी डायरेक्शन क्या है, यहां पे 90 परपेंडिकुलर दिख रही है, लेकिन ये परपेंडिकुलर हो जरूरी नहीं है, और यहां पे भी ये कुछ दिख रही है, लेकिन क्या इसका एंगल होगा या क्या डायरेक्शन होगी, कैसी होगी, ये परपेंडिकुलर हो जरूरी नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, ये फोर्स जो F है, दैट F इज यानी कॉन्टेक्ट फोर्स, ये कॉन्टेक्ट फोर्स इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं है, वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उन दोनों का वेक्टर सम से बनने वाला फोर्स है ये कांटेक्ट फोर्स F। यानी इस F के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, F के दो पार्ट होते हैं। अब देखिए, अब F के दो पार्ट हैं, तो उन दो पार्ट के अंदर क्या है, ध्यान से देखिए, दो पार्ट के अंदर एक है नॉर्मल रिएक्शन और एक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि F इज इक्वल्स टू ये नॉर्मल रिएक्शन प्लस F का वेक्टर सम है। देखिए आप, अब इन दोनों का वेक्टर सम है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, कई सिंबलाइज ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको n से भी सिंबलाइज कर देते हैं कई बार, और कई बार हम क्या होते हैं r से भी सिंबलाइज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों की एक खास प्रॉपर्टीज है। खास प्रॉपर्टीज ये है कि ये जो नॉर्मल n है, n और r दोनों को देखो इस सिंबल से कर सकते हैं। मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूं, कई जगह n होगा, कई जगह r होगा, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये क्या होते हैं एक्चुअल में, इनकी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, ये परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस होता है, ठीक है। ये जब भी होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस होगा। और जो हमारा F है ये क्या होता है, पैरेलल टू कॉन्टेक्ट सरफेस होता है, ये याद रखिएगा। तो यानी ये जब भी होगा ये क्या होगा, पैरेलल टू कॉन्टेक्ट सरफेस होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास में ये दोनों फोर्सेस आ जाएंगे तो उनके कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे, ये कॉन्टेक्ट फोर्स बनाएंगे, ठीक है। और कभी कभी हमें क्या होगा, ये कॉन्टेक्ट फोर्स दिया हुआ होगा। जब कॉन्टेक्ट फोर्स दिया हुआ होगा तो उसको हम रिजॉल्व करके क्या कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी बना सकते हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके हैं। जब आपको नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है तो आप कॉन्टेक्ट फोर्स बना सकते हो। जो कॉन्टेक्ट फोर्स होगा जो किसके द्वारा अप्लाई किया जाएगा, फोर्स जो है ना फ्लोर के द्वारा या बेस सरफेस के द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा, वो कॉन्टेक्ट फोर्स होगा, ठीक है ना। तो वो बना सकते हैं। और वो बनेगा कैसे, वो एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के होगा। अब जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन का नाम नॉर्मल रिएक्शन क्यों है, नॉर्मल रिएक्शन का नाम नॉर्मल रिएक्शन इसलिए है कि ये जो है, हमेशा नोट डाउन कर लीजिए, ये रब कर देता हूं मैं, जो ये नॉर्मल रिएक्शन है ये क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस होती है, कॉन्टेक्ट सरफेस होती है, इसलिए इसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू सरफेस टू कॉन्टेक्ट सरफेस होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है।
एक्चुअली ये होती किस वजह से, कांटेक्ट की वजह से होती है। तो अब देखिए मैं इंडिविजुअली वापस इनको, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या है, जो कांटेक्ट है उनके पैरेलल होती है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, पैरेलल होती है। मैं दोनों को देखिए इंडिविजुअली ड्रॉ करके बताता हूं अलग अलग सिचुएशन में। अलग अलग सिचुएशन का मतलब क्या है कि ऐसी सिचुएशन जब सरफेस क्या हो, पैरेलल हो, और सरफेस जब इंक्लाइंड हो, यही हो सकती है सिचुएशन। भाई कॉन्टेक्ट सरफेस की सिचुएशन क्या हो सकती है, दो हो सकती है, या तो पैरेलल हो या इंक्लाइंड हो। तो देखिए तीन सिचुएशन बना देते हैं। तीन सिचुएशन कैसे है, पैरेलल तो हो गया ये पैरेलल, ठीक है, ये क्या पैरेलल कॉन्टेक्ट सरफेस है। दूसरी हो गई इंक्लाइंड, ठीक है, और चलो थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है कि जो मैं कम ले लेते हैं, ये इंक्लाइंड। और तीसरी सिचुएशन क्या है, वैसे तो वही सेम ही है, लेकिन क्या है कि आप कह सकते हो भैया ये इस तरह से इंक्लाइंड, तो इस तरह से भी तो हो सकती है इंक्लाइंड, लो ये इस तरह से इंक्लाइंड, ठीक है, ये सरफेस है। अब सरफेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ये सरफेस है। अब इन पे क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, m है, ठीक है, मास m m m तीनों है। अब देखिए आप क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस पे एक mg फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये लो mg लग गया, ये mg ऐसे लगेगा, चाहिए कैसे भी हो, क्योंकि ये सेंटर के उसमें जाएगा ना, तो mg फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा इसके ऊपर, ये mg लग गया, ठीक है। ये एक एक्शन है, और उतना ही रिएक्शन क्या है, ये एम भी इस अर्थ पे लगा रहा है, उसको हम अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट, जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो mg लग रहा है, ये तो क्या है, इफेक्टिव है, हमें इसका इफेक्ट तो दिखता है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस अर्थ पे भी लग रहा है, वो क्या इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि दोनों का एक्शन रिएक्शन पेयर वो बन रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन का एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनता है, ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। ये जो mg फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, इसका क्या एक इफेक्ट हमें दिख जाएगा, बाकी इसके द्वारा लगाया गया अर्थ पे जो फोर्स है वो नहीं दिखेगा। एक मिनट, ये मैंने फिर तो गलत दिखा दिया, ये ऐसे ही होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन mg, ठीक है, ये डायरेक्शन इसकी ऐसे हो गई, ठीक। अब इनका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, रिएक्शन से और उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए आप, होगा ये कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक दूसरे रखे हुए हैं, तो ये क्या है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगी, अच्छा ये सरफेस कैसी है, ये सरफेस होनी चाहिए क्या, स्टेबल होनी चाहिए, ये सरफेस स्टेबल होनी चाहिए। देखिए ये भी बहुत जरूरी है, देखिए आप, स्टेबल सरफेस है ये, अगर ये सरफेस खुद भी स्टेबल नहीं है तो फिर अलग कैलकुलेशंस बन जाएगी, अलग सिचुएशन बन जाएगी, यानी कि हम मान के चलते हैं कि जो सरफेस है ये स्टेबल है, ठीक है, सरफेस स्टेबल है, तब क्या होगा, ये इस सरफेस, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक क्या लगाएगा, कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगा, वो कैसे भी हो सकता है, मान लीजिए वो क्या हो गया, फोर्स ऐसे लग गया, देखिए सभी पे लगेगा ये फोर्स, ये लग गया F, ठीक है, या चलो ऐसे न मान के हम ऐसे ही मान लेते हैं, ये लग गया ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर भी लग गया क्या, चलो ये फोर्स, ये एक मिनट, कैपिटल F करेंगे इसके हम थोड़ा सा, ठीक है, या चलो इसको ऐसे न करके हम ऐसे लगा देते हैं, किसी भी डायरेक्शन में लगा, क्या लगा, ये F ऐसे लग गया, ये कैपिटल F है। अब ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिए, वो ये है कि ये क्या है, इंक्लाइन फोर्स है, तो अब इसके ऊपर क्या है,
अब इसके ऊपर दो चीज़ें लगेंगी। क्या लगेंगी? दो चीज़ें लगेंगी। क्या लगेंगी? पहला तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा क्या लगेगा? दूसरा लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यही बताया था मैंने कि ये जो फोर्स, कांटेक्ट फोर्स है, ये क्या होता है? दो फोर्सेस की वजह से बनता है। तो इसको हम क्या करते हैं? नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं। अब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो क्या होगी? हमेशा सरफेस के नॉर्मल ही होगी। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन तो यहां बन गई ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगी? आर या एन, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर ये भी होगी, क्या होगी आपकी? ये भी होगी आर। दोनों बराबर सी होंगी, ठीक है, दोनों बराबर सी होंगी। और तीसरा क्या हो गया? इसके अंदर भी नॉर्मल रिएक्शन लग गई, ये इस तरह से लगेगी, ये होगी आपकी आर। ये ध्यान से देखिए क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। नहीं, थोड़ा गलत कर दिया ना, देखो मैंने ये गलत कर दिया, गलत ये कर दिया, गलत क्या कर दिया मैंने? गलती ये कर दी, ये भी गलत है, ये इसीलिए गलत है। देखिए आप, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो क्या होगी वो तो ये होगी, जो क्या होगी? हमेशा नॉर्मल टू सरफेस होगी, परपेंडिकुलर होना ही जरूरी है, नॉर्मल रिएक्शन है। और यहां पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर ही है, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर है। अब आप कहेंगे ये फोर्स कैसे होगा? जो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी वो एक्चुअली में क्या करती है? डिपेंड करती है जो सेकंड पोर्शन है उस पे। ये जो कांटेक्ट फोर्स है ना, इसकी डायरेक्शन जो मैंने ड्रॉ कर दी थी वो डायरेक्शन हमें पता नहीं होती है। वो एक्चुअल में डिसाइड कैसे होगी? वो होगी, डिसाइड होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के आधार पे, भाई कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। तो अब क्या होगा कि ये नॉर्मल रिएक्शन है जो तो क्या हो गई? परपेंडिकुलर टू सरफेस हो गई। अब देखिए आप, ये इंक्लाइंड है तो ये किधर गिरना चाहेगी बताओ? ये इंक्लाइंड है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट के नीचे की तरफ गिरना चाहेगा, नीचे की तरफ गिरना चाहेगा। तो क्या होगा? नीचे की तरफ गिरना चाहेगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? इस तरफ गिरना चाहेगा, तो इसमें फोर्स गिरेगा नहीं। अगर गिरेगा तो इसके अंदर ये वाला मूवमेंट आ जाएगा, लेकिन गिरेगा नहीं, तो गिरने से रोकने के लिए कौन सा फोर्स रोकेगा? एक इधर की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोकेगा, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? प्लेन के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन नहीं है, तो ये क्या होगा? गिरना ही नहीं चाहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जीरो रहेगा। और इसमें क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट इधर गिरना चाहेगा तो इसमें क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया? इधर अप्लाई होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मैंने कांटेक्ट फोर्स जो ड्रॉ किया था वो मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ये भी मैंने हटा दिया। चलो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हटा दिया मैंने, सिर्फ मैंने आपको ये बताया था भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं बताई थी आपको मैंने, ठीक है। अब डायरेक्शन जो है वो डिसाइड करने वाले कौन होंगे? वो ये दो फोर्स होंगे, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलकर के क्या डिसाइड करेंगे कि जो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, जो कि दोनों के कॉम्बिनेशन से लगेगा, वो कैसे होगा। अब देखिए, अब ध्यान से कैसे होगा। ये क्या है? फोर्स ये है और ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो देखिए आप, इन दोनों फोर्स को हम क्या करना पड़ेगा? इनको हम पैरेललोग्राम लॉ से जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। तो देखिए आप, नॉर्मल रिएक्शन की क्या होगी स्थिति? ये बन गई, ये बन गया कांटेक्ट फोर्स, जो एक्चुअल में क्या है? वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। और यहां क्या है? देखिए आप, नॉर्मल रिएक्शन ये आर है ही, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्योंकि जीरो है तो एक्चुअल में क्या होगा? यहां पर जो एफ है वो इसी की डायरेक्शन में लग जाएगा, सेम डायरेक्शन में। वेक्टर जब सब हम करेंगे तो क्या होगा? जीरो, किसी भी वेक्टर के अंदर अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? वो एज इट इज ही आ जाता है। तो यहां ध्यान से देखिए आप, इस सिचुएशन के अंदर कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन एक ही होंगी। क्या है? एक ही होंगी इस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है? जब मोशन होता है तब लगता है। अब क्योंकि ये प्लेन के इंक्लाइंड नहीं है तो यहां पे क्या होगा? कोई मोशन होगा ही नहीं। मोशन होगा ही नहीं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो होगा। तो जीरो होगा तो क्या होगा? इस आर के अंदर आर प्लस जीरो क्या होगा? वो एफ ही होगा। यानी आर और एफ यहां इस सिचुएशन में एक ही होंगी, ठीक है। और इस सिचुएशन के अंदर देखिए क्या लग रहा है? ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो इनको हमने ऐड किया तो इनका वेक्टर सम से इसकी डायरेक्शन ये आ गई। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन अगर एफ कांटेक्ट फोर्स हो गया,
ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स F का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को बार बार देखिए। एक्चुअली में F कॉन्टैक्ट फोर्स जो हैं, जो जो उस पर क्या हो रहा है, जो कौन लगा रहा है, जो उस पर सरफेस लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो जो होता है एक्चुअल में वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। और अगर इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें क्या हो रहा है, F कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, तो वहां F क्या हो जाएगा, मोशन नहीं होने की वजह से जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो वहां नॉर्मल रिएक्शन और ये कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों सेम होंगे, वहां नॉर्मल रिएक्शन और ये फोर्स दोनों ही सेम होंगे। लेकिन जिस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट होने की वजह से मूवमेंट के अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। इस सिचुएशन में ऊपर की तरफ लगा था, इस सिचुएशन में इस तरफ लग रहा था, लेफ्ट साइड में लग रहा था, राइट साइड में लग रहा था, और उधर सॉरी इधर राइट साइड लग रहा था, इधर लेफ्ट साइड लग रहा था। वेक्टर सम से कॉन्टैक्ट फोर्स ये बन जाएगा और इधर वेक्टर सम से कॉन्टैक्ट फोर्स ये बन जाएगा। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस ही होगी। तो अब जो है ये नॉर्मल रिएक्शन का n है, r है, वो तो क्या परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगी। लेकिन ये जो f है, ये f क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो अब आपको मेरे हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स F एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां mg और ये तीनों F एंड R एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ये F एक्चुअली में क्या है, F और R का वेक्टर सम है। और दूसरी बात वो ये है कि ये जो R है ये फ्लोर के द्वारा लगाया गया फोर्स है, इसके ऊपर फ्लोर के द्वारा लगाया गया फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, ना कि फ्लोर के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फ्लोर के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है ना, तो इन कंसेप्ट्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं, एक फोर्स और है, कुछ एक इंपॉर्टेंट फोर्स है, उनको तो हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हम जैसे जैसे चैप्टर्स करेंगे तब पढ़ेंगे, बायोन्सी फोर्स, विस्कस फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। लेकिन दो फोर्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं आपको बताना चाहूंगा। वो है स्प्रिंग फोर्स एंड दूसरा है टेंशन। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों को मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, दोनों के बारे में हम एक बार करना चाहेंगे। ठीक है, तो क्या है कि ये जो स्प्रिंग है ये कहीं पे क्या है, लगी हुई है। ठीक है, तो अब अगर आपने स्प्रिंग के अंदर क्या किया, स्प्रिंग के अंदर आपने कोई भी चेंज किया, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के जो भी है इक्विलिब्रियम पोजीशन में जैसा है उसके अंदर कोई चेंज किया, यानी कि आपने इसको क्या किया, एलोंगेट किया या कंप्रेस किया, इसमें एलोंगेशन किया या कंप्रेशन किया, तो क्या होगा, इस स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन या कंप्रेशन करने पर एक रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग यानी रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, रीस्टोरिंग, एक मिनट थोड़ा सा कि ये मार्कर थोड़ा हल्का हो गया था इसलिए मैंने मार्कर चेंज किया है। रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है, वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या कहलाता है, स्प्रिंग फोर्स कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, सॉरी हाँ स्प्रिंग का फोर्स कहते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, डिटेल में तब करेंगे। बस मेनली आप इतना समझ लीजिए कि दैट स्प्रिंग फोर्स यानी रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये हर स्प्रिंग का अलग अलग होता है। ठीक है, और एक्स इज कंप्रेशन, मेजरमेंट ऑफ कंप्रेशन और एलोंगेशन।
ठीक है। और ये जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन शोज एफ इज ऑपोजिट इन एक्शन ऑफ एक्स। जो एक्स में जो चेंज हुआ है ना, यदि कंप्रेशन हुआ है तो उस कंप्रेशन के खिलाफ काम करेगा, अगेंस्ट काम करेगा, और अगर एलोंगेशन हुआ है तो एलोंगेशन के ऑपोजिट काम करेगा। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि जो भी एक्सचेंज इन स्प्रिंग के अंदर क्या हुआ, साइज में चेंज हुआ है, स्प्रिंग का कंप्रेशन जितना हुआ है उसके अगेंस्ट काम करेगा, और एलोंगेशन हुआ तो उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो जो ये माइनस डायरेक्ट है वो क्या करता है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि एफ की डायरेक्शन हमेशा एक्स के अपोजिट होगी, यानी जैसा एक्स में चेंज हुआ है ना उसके अपोजिट होगी, ठीक है ना। तो ये एफ है। डिटेल में इसका हम थोड़ा सा जब स्प्रिंग फोर्स आएगा तब करेंगे, अभी नहीं आ रहा, अभी इस चैप्टर में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कराना चाहता था, ठीक है। अब आपका एक होता है ये स्प्रिंग फोर्स क्या है एक्चुअल में स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, के के ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई जो रॉड होती है, मान लीजिए ये रॉड है, ठीक है, ये क्या है, रॉड है, और ये हो सकता है स्ट्रिंग हो, कोई रस्सी हो, या कोई रोप हो, ठीक है। तो उस टेंशन की उस स्थिति के अंदर क्या होता है, अगर इसके ऊपर कोई भी एक फोर्स लग रहा है, कोई भी एक फोर्स लगा रहा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, हम इसको ध्यान दीजिए, एम मास वास से कोई लेना देना नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, उसे टेंशन कहते हैं, ठीक है ना, वो टेंशन कहते हैं। इस स्थिति में क्या है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका वो बहुत ज्यादा, यानी कि इसका जो वो फोर्स कांस्टेंट है वो बहुत ज्यादा, बहुत, क्योंकि ये कंप्रेसिबल नहीं है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, उस वक्त ये होता है टी, उसे टेंशन कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टू वे होती है, यानी यहां पे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड में होगी, ये इस साइड खींचेगी टेंशन, और इस साइड इधर के क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, नहीं सॉरी, यहां पे तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी टेंशन की, और इधर इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, ठीक है ना। टी की डायरेक्शन क्या करता है, पॉइंट ऑफ स्टडिंग के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। टू वे डायरेक्शन होता है, और ये एक्चुअली में क्या होता है, पूरी थ्रू आउट द कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फैला हुआ होता है। और दूसरी बात क्या होता है, ये सब आइडियल सिचुएशन हम मानते हैं कि ये सब क्या है, मासलेस है, वैसे एक्चुअल में नहीं होती है लेकिन मासलेस है, या मास इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अभी तक 12th के स्टैंडर्ड तक हम इसको मासलेस ही मानते हैं, ठीक है, तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा फोर्स का जो इंट्रोडक्शन है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको। इस वीडियो को सॉरी इस वीडियो को आप बार बार देखिए, ये मिनिमम कंसेप्ट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए कि ये फोर्सेस क्या हैं, ठीक है। फिर रिपीट करना चाहूँगा मैं आपको कि स्प्रिंग फोर्स क्या, जो नॉर्मल रिएक्शन और mg, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, याद रखिएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली में क्या है, कांटेक्ट फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन याद रखिएगा, रिएक्शन इज वर्टिकल नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। वो क्या होती है, कांटेक्ट फोर्स है यानी कि ये आपकी क्या है, ये आपकी सरफेस है, और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है F, तो उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है ना, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही नॉर्मल रिएक्शन है। और ये जो ये है F, ये एक्चुअल में क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ R प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के वेक्टर सम है। यदि इफ F is 0, then contact force F is
सेम एज नॉर्मल रिएक्शन। उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन एक ही होते हैं। ये पूरे इस वीडियो का सारांश है। साथ ही साथ में आपको यह ध्यान रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन एंड mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये याद रखिएगा। ये आपको पूरे इस वीडियो का एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और इन सब कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, इन सब कंसेप्ट को हम पढ़ते हुए सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर यूज करेंगे। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा इक्विलिब्रियम को समझने में हमारे को हेल्प मिलेगी। फिर इक्विलिब्रियम पे बेस्ड जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम इसको फिर रिपीट करेंगे, तब हमें समझने में सहायता मिलेगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए और ये कंसेप्ट बना लीजिए, और ये सारांश है, ये एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। नेगेटिव कमेंट्स भी मुझे हेल्प करेंगे, पॉजिटिव मुझे वो करेंगे। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए मेरी टैगलाइन, ऑलवेज जनरेट कंसेप्ट एंड किल ऑल डाउट्स, ठीक है। तो फिजिक्स जोश चैनल आपका पुनः धन्यवाद देता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।